तो इसको चुनौती दी गई एक याचिका में उच्च न्यायालय मणिपुर में, और 2020 में उच्च न्यायालय ने उस याचिका को अलाउ कर दिया 17 सितंबर 2020 में। अब तिथियां थोड़ी रोचक हो जाती हैं। तो उच्च न्यायालय ने उस कानून को जिसके अंतर्गत इन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को बनाया गया था निरस्त कर दिया। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज तो हट ही गए थे 18 में, लेकिन 1 साल का उन्होंने फ़ायदा उठाया था, क्योंकि जिन्होंने उनको नियुक्त किया था वो जानते थे कि गैरकानूनी है, तो 8-9 महीने बाद उन्होंने अपने आप हटा दिया। अब 2020 में जब ये कानून निरस्त हुआ, स्ट्राइक डाउन हुआ, तो तुरंत उसी महीने, अगले महीने अक्टूबर 2020 में एक याचिका गई। इसमें आपको 2 कानून की बात बताना आवश्यक है कि अगर व्यक्ति कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है केंद्र में या प्रदेश में, तो वो हमारे प्रावधानें हैं जो 190, 191, 192 हमारे संविधान के, उसके अंतर्गत वो डिस्क्वालीफाई होता है। वो न एमएलए हो सकता है न सांसद हो सकता है। तो याचिका गई कि साहब आपने जिनको बनाया था तो वो संसदीय सचिव ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, और आपने तो हटा दिया संसदीय सचिव से, लेकिन वो साथ साथ डिस्क्वालीफाई हो गए एज एमएलएज ऑल्सो। आप समझे मेरी बात? दे स्टैंड डिस्क्वालीफाइड अंडर आर्टिकल्स 190, 191, 192 एक्सेट्रा वॉज द एलिगेशन। अब हमारे इन प्रावधानों के अंतर्गत जो प्रक्रिया है वो ये है कि ये याचिका, ये कंप्लेंट जाती है माननीय राज्यपाल को, और राज्यपाल अनिवार्य रूप से अपना निर्णय देने से पहले चुनाव आयोग से पूछते हैं, उनका मत लेते हैं, और उनका मत लेने के बाद वो अपना निर्णय सुनाते हैं। ये बात सब हुई है सितंबर 2020 में। आज आप हैं 5 महीने, 6 महीने निकल गए, आज आप मार्च में हैं, 5.5 महीने निकल गए। ये तिथियां, मैंने कहा ना विलंब, जो मैंने पहला बिंदु था मेरा, जानबूझकर विलंब। तो इस 5.5 महीने लगा दिए। पहले तो माननीय राज्यपाल ने कुछ किया नहीं, हमारे दोस्तों ने सबने वहाँ पर कंप्लेंट की कि ये जो 12 एमएलएज हैं ये डिस्क्वालीफाई हैं, और आप जानते हैं कि सरकार वहाँ नहीं हो सकती डिस्क्वालीफाइड एमएलएज के साथ। तो माननीय राज्यपाल जी ने कुछ किया नहीं। उसके बाद विलंब से भेजा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग ने भी विलंब लगाया। आज तक मेरे पास तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी 2-4 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने निर्णय लिया है। 5 महीने निकल गए हैं, और चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है माननीय राज्यपाल साहब के पास। हमारी आशा तो दूसरी, लेकिन विश्वास जरूर ये है कि माननीय राज्यपाल जी कुछ और महीने निकाल देंगे। इस 5, 6, 7, 8 महीने का परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि आप धज्जियां उड़ा रहे हैं अनुच्छेद 190 की। अनुच्छेद 190 कहता है कि अगर इस व्यक्ति को मैंने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया है तो ये एमएलए नहीं रह सकता। यानी आज ये हट गया पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी से, लेकिन एमएलए तो है, ये 12 लोग एमएलएज हैं, ये सब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो आपने 6 महीने ऐसे निकाल दिए, 3-4 महीने और निकाल लेंगे, गैर कानूनी सरकार चलाएंगे और निर्णय नहीं होने देंगे। तो ये सीक्वेंस देना आवश्यक था, ये कहने के लिए कि इससे क्या दिखता है। इससे दिखता है कि आप राजधर्म जैसे शब्द को जानते नहीं हैं, और आपसे मैं मुखातिब हूँ बीजेपी सरकार से निश्चित रूप से, बीजेपी प्रादेशिक सरकार से निश्चित रूप से, बीजेपी केंद्र सरकार से निश्चित रूप से, लेकिन मुझे खेद है और दुख है बहुत हद तक हमारी संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी। संवैधानिक संस्था राज्यपाल की तुरंत 2 हफ्ते में उनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए। रिपोर्ट तो फेवर में भी हो सकती थी, और उसके 2 हफ्ते में चुनाव आयोग को रिपोर्ट देनी चाहिए थी। आज इसी बात को उल्टा पलट के देख लीजिए, किसी कांग्रेस सरकार में ये होता तो 2 दिन में रेफरेंस होता राज्यपाल द्वारा और 3 दिन में रिपोर्ट आती, और क्या लिखा होता उस पर वो भी हम जानते हैं। तो आपने इससे राजधर्म बेहतर, इससे बेहतर कौन सा राजधर्म आपने अनुपालन किया? दूसरा, आपने जानबूझकर 5.5 महीने की विलंब, जैसा आप जानते हैं चुनाव की प्रक्रिया कुछ महीने कुछ सालों के लिए होती है, उसमें आप 1-1 साल खा जाओगे इस तरह से
तो गैर कानूनी सरकार सब फायदे उठा रही है। उन एमएलए के आधार पर जो निष्कासित, डिस्क्वालिफाइड, निरस्त, बिना किसी अधिकार क्षेत्र के एमएलए कहलाए जा रहे हैं। और तीसरा बिंदु कि ये जिसको आप बहुमत कहते हैं वो तो विकृत बहुमत है और विकृत गणतंत्र है, विकृत लोकतंत्र है। ये बहुमत कैसा? 12 हटा लीजिए तो कितने बचे आपके? 14 में नहीं बचेंगे। और ये सब कैसे हुआ? शुरुआत हुई प्रलोभन देकर कि आप संसदीय सचिव बन जाइए, जो कि अब निरस्त हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि सभी से और संस्थाओं से भी, संवैधानिक संस्थाओं से भी अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती। अगर झुक जाते, आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती। अगर लहजा बदल लेते तो गवर्नर बन गए होते। ये लहजा खास लहजा है आजकल, उस लहजे के आधार पर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं। और प्रदेश अलग हो, व्यक्ति अलग हो, नए किरदार आते जाते रहें, लेकिन नाटक पुराना है, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे मणिपुर हो। I would, friends, therefore not take much of your time. We are very happy to have on the podium here with us, apart from our members of the department, the Honorable former CM of Manipur and now the CLP leader, Mr. Ibobi Singh, the member of the CWC from that state, Mr. Gaikhangam, and the PCC president, Mr. Govindas. And of course, I'm sorry, I forgot to mention, a large number of my esteemed MLAs from the Congress party from Manipur are here. My fault, I did not mention them earlier. This is because we are carrying a sorry, sad, sordid tale which intersects on 4 points. Point number 1 of intersection is deliberate delays, conscious, deliberate, unconstitutional delays. Number 2, distortion of democracy by creation of artificial majorities. Number 3, abdication of Raj Dharma. And number 4, the naked brandishing of inducements. And all these 4 intersect from the tiny state, northeastern state of Manipur, which is why my friends and the MLAs are here. As I've said in Hindi, and I'll not take long, you must rewind back to 2017, where a clear Congress majority was born in that state. In the same month of March 2017, a clear 28 MLA majority by allurement, by Khareed Farokht, by purchase and sale, by nefarious, dirty activities in which it appears that the BJP has acquired a PhD. This was reduced to an artificial minority, and the BJP made a government in March 2017. Immediately after making the government, it rewarded those very defecting MLAs with parliamentary secretary posts. Parliamentary means assembly secretaries posts. They are called parliamentary secretary. That was an assembly. Roughly 12 in number at that time. They did not last too long. They were removed after 6, 7, 8 months because they realized that these posts are illegal. But what they did not realize is that subsequent to a judgment of the Supreme Court relating to Assam in July 2017, where the Supreme Court held that such laws appointing assembly or parliamentary secretaries lie within the legislative competence and domain only of the central government and not the state. A petition was filed in the Manipur High Court, which ultimately, following the Supreme Court judgment, held that the Manipur law, the state law of 2012, under which these persons were appointed, was struck down, was bad in law, was void. Immediately after that, under our constitutional provisions, especially Articles 190, 191, 192, these articles are important, friends, because they provide that a person who has held in the past,
or continues to hold any office of profit stands disqualified. Now clearly parliamentary or assembly secretaries hold office of profit. That's a well-established rule. So although they ceased to be parliamentary secretaries, they had incurred the disqualification in 2017 itself. So really we are already 3 years late. This happened in 2020. The disqualification had occurred in 2017 when they were appointed parliamentary secretaries. The procedure, however, is that a complaint has to be made to the governor, who has to seek the opinion of the Election Commission, and then on that opinion declare the MLAs qualified or disqualified. Now, even after the September 2020 judgment of the High Court, which is no doubt under appeal now in the Supreme Court, but there is no stay, no order yet. After 5.5 months, first the governor, the Honorable Governor, has not taken a decision for a long time. Then the Honorable Election Commission did not take a decision. And now I am informed by our friends from Manipur that possibly a report from the EC has gone to the governor. I am certainly not privy to that report. And now again I have no doubt that there will be further delay, so that persons who are clearly disqualified on account of office of profit disqualification will continue to enjoy the loaves and fishes of office unconstitutionally and illegally. So today, a further game of delay will go on after a 5.5 months delay already. It is for that reason that I have itemized the 4 intersecting points. This is nothing but deliberate, unconstitutional, artificial delay to allow benefits to be reaped by a particular political party of a particular color. As it has been said, indecision and delays are the parents of failure. And it is evidence of the fact that a declining institution is showing the survival of the unfittest. Survival of the unfittest. This is continuing governments on authority, not on public faith. And we are here to expose this, we are here to underline this, and we are here to shock the conscience of the country through you on this. And that is why my friends are here also. So we'll now take questions on the suo motu first, Hindi or English, and then we'll discuss other things. I know you have other things to discuss. I'm not going anywhere. So let's first discuss that first. The suo motu. नहीं वो आते हैं पहले सो मोटू कर लेना अगर कुछ हो बाई चांस तो अदरवाइज वी कैन कम टू द अदर्स. You see, you are right, Mr. Chatterjee, that it is, you see, everything is not written in the Constitution. The Constitution doesn't tell you how to behave like a gentleman. It doesn't tell you how to practice ethics. There is the spirit of the Constitution, which means that you should take decisions promptly for the simple reason that those who are the subject of those decisions should not reap the benefits unduly long. Secondly, we are certainly at the moment conveying this to the entire country through you, which is a separate, legitimate and valid exercise apart from the legal recourse. Number 3, something I forgot to say in both Hindi and English. It is very interesting that the High Court of Manipur judgment, which is dated 17 September 2020. You'll be interested to know I'm appearing in the Supreme Court on that. The losing side, that is the other side, the MLAs, etc., who lost, they did not file an appeal to the Supreme Court till last week, till 2 weeks ago. They brought up the appeal for the first time 10 days ago. So they first wanted to exhaust the delay, and then they filed. Of course, Supreme Court has not passed any order yet, and I'm not commenting on Supreme Court pendency. We'll decide that when it comes. But the point is that they also, for 4.5, 5 months on the delay part you asked, were sitting quiet, sitting pretty, because they knew. Whether they knew it was a friendly governor or they knew that it was a friendly EC, I can only speculate. But the consequences and the results are clear for you to see. So the object is we will fight the legal battle, but this battle is no less important in the minds and psyche and the hearts of the people, which we carry through you. देखिए आपका प्रश्न लाजमी है.
लेकिन हर चीज़ कानून का एक अलग परिधि होती है, एक अलग चैनल होता है और उसको निश्चित रूप से हम पूरी तरह से उपयोग करेंगे। इसमें एक रोचक बात यह है कि सितंबर 2020 के निर्णय पे उच्चतम न्यायालय अभी तक 5.5 महीने बाद, अभी मतलब फरवरी में पहली बार एमएलएस पहुँचे हैं, यानी उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया 5 महीने का और उसके बाद यहाँ आना ठीक समझा। दूसरा बात कि वो तो हुई कानूनी बात, उस पर मैं पेश हो रहा हूँ, मैं अभी उच्चतम न्यायालय की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी बात यह है कि जो विलंब हो गया सिर्फ चुनाव आयोग को रेफर करने में और चुनाव आयोग के मत का वापस जाने में माननीय राज्यपाल के पास, वो अपने आप में इतना गलत असंवैधानिक विलंब है कि आपके ज़रिए देश में राजनीतिक रूप से उसको जागरूकता देना आवश्यक है, जो कि हम अभी कर रहे हैं।